है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मानव सेठी का बॉडीगार्ड जेम्स अपनी कमर में दबाए एक अधमरे इंसान को लाते हुए मानव सेठी के कदमों के पास पटक दिया था, जिसकी अभी सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे व फटे कपड़ों से बहते खून को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि जैसे उसे काफी बुरी तरह से मारा गया हो। तभी मानव भी उसके सिर पर अपने एक पैर को रखते हुए बोला, साहिल गोयल, 2 साल तक कुत्ते की तरह मेरा वफादारी करने वाला, आज इसकी ये हालत। राव का पुराना नौकर सामंत गोयल का इकलौता वारिस, जब उसे ये पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ साथ उसके सीक्रेट मिशन की भी चिता जल चुकी है, उस वक्त उस बुढ़े पर क्या गुजरेगी। लेकिन इस वक्त मानव की आंखें गुस्से में लाल नजर आ रही थी, चेहरा कांप रहा था। जहां इस वक्त उसका बॉडीगार्ड जेम्स गुस्से में लंबी लंबी सांसें भर रहा था, साथ ही वह जगह भी मानव के आदमियों से भरी हुई थी, जो जमीन पर औधे मुंह पड़े साहिल गोयल को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तभी एक आदमी जिसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट व पैंट पहने हुए मानव के सामने अपनी गर्दन झुकाए खड़ा हो गया। स्टीव, राग के इस वफादार कुत्ते के यहां से वह चीप मिली या नहीं, मानव ने कहा था। तो वही वह आदमी स्टीव, मानव का पर्सनल असिस्टेंट, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 के आसपास होगी, अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए ही बोला, ग्रेट मास्टर, मैंने इसके पूरे जगह को छान मारा, लेकिन उस चीप के साथ साथ आपके खिलाफ इकट्ठा किए गए कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा, जिस वजह से मैंने इसके पूरे जगह को जला दिया है। मानव के असिस्टेंट स्टीव ने अभी इतना ही कहा था कि तभी जमीन पर औधे मुंह पड़ा साहिल गोयल ठहाके लगाते हुए बोला, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम अपनी बर्बादी के सबूत को नहीं ढूंढ पाओगे मानव सेठी। जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो, लेकिन अपनी बर्बादी के खिलाफ बुने जाल से अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अभी साहिल गोयल ने इतना ही कहा था कि तभी मानव अपनी फुल लोडेड गन की सारी गोलियों को साहिल गोयल के सिर पर उतार दी, जहां साहिल गोयल के शरीर से पलक झपकते ही हरकतें करना बंद कर दिया था, जिसे देख स्टीव थोड़ा हैरान हुआ। ग्रेट मास्टर, ये आपने क्या किया? अभी तो इसने बताया भी नहीं था कि आपके खिलाफ वो सारे सबूत इसने कहाँ इकट्ठा करके रखा हुआ है। कहीं वो सबूत उस सामंत गोयल के पास तो नहीं। अभी उस सामंत गोयल के पास कोई सबूत नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट अभी वो अपने बेटे के मैसेज का वेट कर रहा है कि कब उसका ये काबिल बेटा उसे कोई इशारा दे और वो यहाँ अपनी बारात लेकर आ धमके। स्टीव की बातों को बीच में काटते हुए रणविजय सेठी बोला, जो अभी तुरंत ही उस जगह पर एंटर किया था। साथ ही वह मानव की तरफ देखते हुए आगे कहा, लेकिन एक बुरी खबर है, सामंत गोयल और उसके सीक्रेट मिशन की खबर काबली गैंग वालों को भी लग गई है। साथ ही तुम्हारी गिरफ्तारी और हमारे गैंग का हमेशा के लिए सफाया की अफवाह को सुन आज रात उनका करोड़ों का सोना पश्चिमी तट पर आ रहा है। मानो अगर ऐसा होता है तो समझ लो हमारी हुकूमत का 1/4 हिस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उस माल को हथियाने में कामयाब हो जाते हो तो हम थाईलैंड में बैठे उस शेख से अरबों में सौदा कर सकते हैं। ब्रदर, आपको लगता है कि मेरे रहते ऐसा हो पाएगा? जो इलाका मेरा है उस पर ना कोई कानून अपना हक जमा सकती है और ना ही कोई आबली काबली वाले गैंग। आप बस कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। इतना कहते मानव सेठी साहिल गोयल के सिर को अपने पैरों से हटाते हुए आगे बढ़ा और अपने असिस्टेंट स्टीव के पास जाते हुए बोला, उस रॉक के वफादार कुत्ते के पास मेरा ये स्पेशल तोहफा पहुंचा देना। आखिर वह भी एजेंट से पहले एक बाप है और एक बाप का पूरा हक होता है कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करे। ओके, अपनी गर्दन को हल्का झुकाते हुए स्टीव ने कहा। तभी मानव अपने पीछे खड़े रणविजय की तरफ देखते हुए बोला, ब्रदर, आज रात मेरी बीवी की मुंह दिखाई है। छोटे के साथ रात के डिनर पर इनवाइटेड हो, लेकिन थोड़ा जल्दी आना।
क्योंकि मेरी बीवी एक मॉडल है और मॉडल के नखरे बहुत रहते हैं। अपनी बातों को पूरा करते ही मानो खुद एक ठहाके लगाकर हंस पड़ा था। जहां रणविजय उसकी बातों पर बस हल्का मुस्कुरा दिया था, लेकिन वहां मौजूद बाकी शांत थे, जैसे अगर वो मानव की बातों पर हंस देंगे तो साहिल गोयल के बाद अगला नंबर उनका ही होगा। तभी मानव अपनी हंसी रोकते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, स्टीव तुम भी आ जाना, डिनर में A1 क्लास की बिरयानी बन रही है। कहते हुए मानव ने अपनी गन संभाली और वहां से आगे बढ़ गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। शाम के 4 बजे थे कि अपने केबिन में बैठे सामंत गोयल इस वक्त थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे थे। बार बार नजरें कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। बीच बीच में वो अपना फोन भी चेक कर रहे थे, क्योंकि आज उनका बेटा साहिल, जो 2 साल पहले एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए मानव सेठी के गैंग में शामिल हुआ था, आज उनके उस मिशन को पूरा होने का वक्त आ चुका था। आज सामंत गोयल मानव सेठी व उसके गैंग का हमेशा के लिए अस्तित्व मिटाने में कोई चूक नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सुबह ही सारी तैयारियां कर ली थी। बस साहिल गोयल के एक इशारे की देर थी, जिसे मिलते ही वह मानव सेठी का नामो निशान मिटा देने वाले थे। जहां अभी वो एक बार फिर से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहे थे कि तभी उनके केबिन के डोर को जल्दबाजी में खोलते हुए समीर अग्निहोत्री अंदर आया, जिसकी सांसें इस वक्त इतनी तेज थी कि उसे देखते ही सामंत गोयल हंसते हुए बोले, क्या बात है समीर, लिफ्ट खराब हो गई है या अपने फिटनेस मेंटेन रखने के लिए तुम सीढ़ियों से दौड़ते हुए आ रहे हो? सर वो साहिल, वो नीचे। क्या साहिल? समीर तुम क्या बोल रहे हो? साहिल ने कोई मैसेज दिया है क्या? समीर की आधी अधूरी लेकिन हकलाती आवाज को सुन सामंत गोयल खुद ही उसकी अधूरी बातों को पूरा करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन समीर अग्निहोत्री जिसका गला अभी भी पूरी बात निकालने में असमर्थ था, जिसे देख इस बार सामंत गोयल थोड़े झुझलाते हुए बोले, तुम साइड हटो, मैं खुद देख लेता हूँ। कहते हुए सामंत गोयल खुद ही नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर उतर आए थे। जहां एक तरफ काफी भीड़ को जमा देख सामंत गोयल थोड़ी कड़क आवाज में बोले, वहां क्या हो रहा है? तुम लोग से कोई एक मिशन ठीक तरीके से पूरा नहीं होता, लेकिन गप्पेबाजी में सबसे ज्यादा अव्वल हो। सामंत गोयल की इस कड़कती आवाज को सुनकर भीड़ ने खुद ही उन्हें आगे बढ़ने का एक रास्ता दे दिया था। जहां भीड़ में होने के बाद भी सबके शांत चेहरे को देख सामंत गोयल थोड़े हैरानी से आगे बढ़े। तभी अचानक से सामने जमीन पर एक कॉफिन यानी कि ताबूत के अंदर अपने बेटे साहिल गोयल को लेटे हुए देख वो चौंक गए थे। जहां उस वक्त उनका एक हाथ उनके सीने के तरफ बढ़ गया और साथ ही उनके कदम लड़खड़ा गए थे, जिसे देख वहां मौजूद एजेंट उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि सामंत गोयल ने अपने दूसरे हाथ के इशारों से उन्हें रोक दिया और खुद ही खुद को संभालते हुए उस ताबूत के करीब बैठ गए। इस वक्त उनके बेटे के पूरे शरीर को एक सफेद चादर से ढका गया था, बस चेहरे को खुला छोड़ दिया गया था, जिस पर मानव सेठी के उन 6 गोलियों के निशान थे जो उसने पीछे से मारा था, जिसकी वजह से पूरे चेहरे की हालत खराब हो चुकी थी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की यह हालत देखते ही सामंत गोयल का शरीर जैसे शून्य पड़ चुका था, लेकिन आंखें बिना पलके झपकाए बस सामने अपने बेटे को ही देख रही थी। तभी उनके पीछे ही हाँफते हुए समीर अग्निहोत्री भी आकर खड़ा हो गया, जहां उसने जमीन पर बैठे सामंत गोयल के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था, जिसे महसूस करते ही सामंत गोयल अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए बोले, एक बार फिर से हम नाकामयाब हो गए समीर। इतना कहते हुए वो अपनी जगह पर खड़े हुए और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी उन्हें अचानक से कुछ याद आया और एक बार पहले भी उनका बेटा एक ऐसे ही किसी सीक्रेट मिशन पर गया हुआ था, जहां वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था, जहां उस वक्त उनका बेटा मौत के मुंह में जाने से बस एक कदम पीछे रह गया था। उस वक्त भी सामंत गोयल को लगा था कि वह अपने मिशन में फेल हो चुके हैं, लेकिन जब उनके बेटे को होश आया तो पता चला कि उनके बेटे यानी कि साहिल गोयल ने एक माइक्रोचिप अपने एंकल में ऑपरेट करके छिपाया हुआ था।
जो होश आने पर सामंत गोयल को सौंप दिया और उनका वो सीक्रेट मिशन सक्सेसफुल रहा। वही आज एक बार फिर से उस मिशन और अपने बेटे की काबिलियत को समझते हुए सामंत गोयल वापस से अपने बेटे के पार्थिव शरीर की तरफ मुड़े और अपने पीछे खड़े समीर अग्निहोत्री से बोले, समीर, साहिल के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे ने अपने इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया होगा। उस मानव सेठी के खिलाफ जरूर कोई सबूत छोड़ा होगा। लेकिन सर, तभी पास ही खड़े एक एजेंट ने कहा, जहां उसकी बातों को सुन सामंत गोयल लगभग चीख उठे थे। लेकिन क्या? हाँ, तुम लोगों से इतना भी? हल्के गुस्से में सामंत गोयल ने इतना ही कहा था कि तभी एक दूसरे एजेंट ने साहिल के ऊपर से चादर को हटा दिया था, जिसे देखते सामंत गोयल के साथ साथ पीछे खड़े समीर अग्निहोत्री की भी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि ताबूत में लेटा हुआ साहिल गोयल का धड़ तो था, लेकिन शरीर की जगह पर सिर्फ उसके शरीर का कंकाल बचा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर के कोने कोने के मांस को नोचकर खा गया हो, जहां अब सिर्फ हड्डियां यानी कि कंकाल ही रह गया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।